अब यूके वीज़ा की स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा अपडेट है और आपके ऊपर इसका क्या असर होगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ शैलजा और आप हो मेरे साथ शैलजा वाइब्स में। मैं यूके में रहती हूँ, तो यूके की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ के कोई भी रूल अगर चेंज होते हैं या कोई भी अपडेट आती है, तो मैं साथ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूके से कोई भी जुड़ी जानकारी के लिए। अगर आपका कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सरकार जैसे-जैसे न्यू रूल बनाती है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आज ये रूल हुआ है, ये रूल कब से लागू होगा और कब आएगा, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या नहीं। मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करती हूँ। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो यूके वीज़ा लेके आया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो जुलाई 2025 से लागू हुआ है, वो ये कि जो यूके वीज़ा की स्टैम्प है, अब आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगी। न्यू अपडेट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो यूके का ओल्ड वीज़ा सिस्टम था, जो बंद हो चुका है, पहले उसको समझना होगा। आखिर वो होता क्या था, ओल्ड सिस्टम में क्या होता था और अब न्यू रूल में क्या होगा, वो मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ। देखिए, यूके वीज़ा के ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि जब आप अपना यूके वीज़ा अप्लाई करते थे, तो आपको आपके बायोमेट्रिक्स के लिए जो उँगलियों के निशान होते हैं और आई स्कैन होती है, उसके लिए आपको वीएफएस जाना पड़ता था, जिसे लोग एम्बेसी भी बोलते हैं, जो कि एम्बेसी नहीं होती है। वीएफएस एक प्राइवेट कंपनी है, जिसमें जाके आप अपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट देते हो। यूके सरकार ने वीएफएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जैसे कि ठेकेदारी वाला सिस्टम होता है। वीएफएस ग्लोब क्या करता है, यूके सरकार के बिहाफ पे वो आपकी जानकारी इकट्ठी करता है और प्रोसेस के लिए वीज़े के लिए उनको भेज देता है। सरकार फिर पीछे एम्बेसी जोन-सी है, जो हाई कमीशन है, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है वीएफएस के ज़रिए। वीएफएस यानी कि एक बिचौले का काम करता है आपके और यूके की सरकार के बीच में। वीएफएस में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते हो और पासपोर्ट आपका वो रख लेते हैं और बायोमेट्रिक देके वापस आ जाते हो। तो जौन-सी भी आप सर्विस लोगे, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी जौन-सी भी, तो उस हिसाब से आपको आपका वीज़ा मेल पे आ जाता है और वीज़ा स्टैम्प लग के आ जाता है, जौन-सा भी आप एड्रेस देते हो उस एड्रेस पे। अब यूके सरकार के न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो सब कुछ है, वो डिजिटल कर दिया गया है। अब जो लोग यूके रहते हैं, उनको तो पता ही होगा कि बीआरपी कार्ड वो बंद हो गए हैं और आने वाले टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस भी कार्ड के तौर पे बंद हो जाएँगे, सब डिजिटल हो जाएगा। पहले जब आप यूके आते थे, तो आपको बीआरपी कार्ड जो है वो कलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ई-वीज़ा लॉगिन करना पड़ता है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब सरकार क्या कहती है कि जो पहले आपके पासपोर्ट पे वो स्टिकर लगता था, अब वो स्टिकर नहीं लगेगा, वो सब कुछ है जो वो डिजिटल करने जा रहे हैं, सब कुछ डिजिटल होगा। पहले क्या होता था कि जब आपका वीज़ा आ जाता था और आप यहाँ यूके में आ जाते थे, तो जो है सबसे पहले आप अपना यहाँ बीआरपी कार्ड जो है वो कलेक्ट करते थे और उसको कलेक्ट करने के बाद उसके बाद ही आप यहाँ अपना स्टेटस शो करते थे, जॉब वगैरह के लिए जो भी था। लेकिन जो लोग अभी यहाँ यूके में रह रहे हैं, उनको पता ही होगा कि बीआरपी बंद हो गए हैं और अभी ई-वीज़ा ही यहाँ चलता है। आता अभी भी स्टिकर ही हैं, लेकिन यहाँ पे अब बीआरपी कार्ड रिसीव नहीं करना होता, उनको ई-वीज़ा से अपना लिंक करना होता है, वहाँ अकाउंट बनाना होता है। लेकिन अब यूके सरकार अब अगला स्टेप ले चुकी है। अब जो वो स्टिकर लगते अब वो स्टिकर भी नहीं लगेंगे, वो भी सब डिजिटल होगा। मैं आपको समझाती हूँ, सब कुछ डिजिटल प्रोसेस के साथ होगा और इस वीज़ा का हाँ, प्रभाव स्टूडेंट वीज़ा पे, विज़िटर वीज़ा पे और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा हैं, उन पे कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम जब बायोमेट्रिक देने जाते थे, तो क्या था कि वो हमारा पासपोर्ट रख लेते थे, लेकिन अब वो पासपोर्ट नहीं रखेंगे, वो हमारा पासपोर्ट स्कैन करके हमें ही दे देंगे, ठीक है जी? उसके बाद आप अपने वीज़े का वेट करोगे, आपका वीज़ा आएगा, जो आपका वीज़ा आएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली आएगा और मेल पे आएगा। आपका वीज़ा मेल पे आएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और ये सब क्रेडेंशियल्स हैं, इन सबको यूज़ करके लॉगिन करो, जो यूके की वेबसाइट है, वहाँ जाके लॉगिन करो और अपना ई-वीज़े पे अकाउंट बनाओ। तो आपका यूके वीआई अकाउंट बन जाएगा।
वो अकाउंट आप एक्सेस करके अपना वीज़ा अप्रूव कर सकते हो। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप अपना वीज़ा अप्रूव कर सकते हो और जब आप फ्लाइट में चढ़ोगे तो जब आपके पास ई वीज़ा होगा तो वो आपको फ्लाइट में तभी चढ़ने देंगे और ई वीज़ा के ज़रिए ही आप फ्लाइट में चढ़ोगे, उसी ई वीज़ा के ज़रिए ही आप इमिग्रेशन क्लियर करोगे। जब आप इमिग्रेशन पे जाओगे तो वहाँ भी आपको यूकेवीआई अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी यूकेवीआई अकाउंट से ही आपका स्टेटस शो होगा। पासपोर्ट की जो नीड है वो एक हिसाब से ख़त्म हो चुकी है या फिर पासपोर्ट जो है वो एंट्री और एग्ज़िट के लिए जो स्टैंप लगती है, जब भी हम इमिग्रेशन में एंट्री करते हैं और एग्ज़िट करते हैं तो उसकी जो स्टैंप होती है वो हमारे पासपोर्ट पे लगती है। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि जब आपका पासपोर्ट आता था, तो वो सीधा एजेंट के पास जाता था, जहाँ का मतलब आपने एड्रेस दिया होता था, तो वो वहीं जाता था। अब पॉज़िटिव पॉइंट ये भी है कि पासपोर्ट उनके पास नहीं जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात ये जो एजेंट आपकी फ़ाइल लगाते हैं, तो वो ईमेल और पासवर्ड अपना बनाते हैं, अपने पास ही रखते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईमेल का एक्सेस होना अब आपके पास बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी उसी मेल पे आपका वीज़ा आएगा, उसी मेल पे आपके जो है डिटेल्स आएँगी जिससे आप यूकेवीआई अकाउंट अपना लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो प्रोफ़ाइल है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसी के थ्रू भरी गई थी, तो आपके पास उसका एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप यहाँ इमिग्रेशन पे आओगे, तो उसकी यहाँ बहुत नीड पड़ेगी। पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट बेकार हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंट्री और एग्ज़िट के लिए पासपोर्ट चाहिएगा, उस पे जो एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप लगती है, वो बहुत ज़रूरी है। और जो अब आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, वो भी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग बोर्डिंग पास को फेंक देते थे, वो इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब क्या है कि बोर्डिंग पास अपने पास सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। जो बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगती है और उस स्टैंप पे जो नंबर होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर बाय चांस कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप प्रूफ़ के तौर पे उसको दे सकते हो। मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप इंडक्शन के लिए आप स्टूडेंट आए हो, आप इंडक्शन के लिए यूनिवर्सिटी जाओगे, तो बाय चांस यूनिवर्सिटी में पूछ भी सकते हैं कि आपने एंट्री कब की, एग्ज़िट कब किया, किस डेट को आए, तो आपको बोर्डिंग पास और आपके पासपोर्ट पे लगी हुई स्टैम्प ही वहाँ शो करनी होगी क्योंकि ई-वीज़ा में ये सब डिटेल नहीं होती है कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कौन सी डेट को, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप यहाँ आओगे तो आप अपना एनएचएस यहाँ रजिस्टर करते हो, ठीक है? तो एनएचएस में भी वो ये चीज़ें माँग सकते हैं, एंट्री एग्ज़िट के लिए प्रूफ़ माँग सकते हैं, तो आप प्रूफ़ के तौर पे उनको बोर्डिंग पास या अपने पासपोर्ट पे लगी स्टैम्प दिखा सकते हो। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो के एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ई-वीज़ा का स्टूडेंट वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट वीज़ा की। तो पहले क्या था कि जो स्टूडेंट वीज़ा था, जो मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट दोनों का क्या था, स्टिकर लग के आता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो मेन एप्लीकेंट होगा, स्टूडेंट होगा, उसका ई-वीज़ा ही आएगा, लेकिन जो उसका डिपेंडेंट होगा, उसका स्टिकर के तौर पे आएगा। उसका ओल्ड जो वीज़ा सिस्टम है, वो ही चलेगा, ठीक है जी। तो मेन चीज़ की जो स्टूडेंट है, उसका ई-वीज़ा ही आएगा, उसको अपना अकाउंट ई-वीज़ा पे ही लॉगिन करना होगा, लेकिन जो उसके साथ डिपेंडेंट होगा, उसका स्टिकर के तौर पे ही आएगा, उसका कोई ई-वीज़ा नहीं आएगा। तो कभी कुछ लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं कि मेरा तो वीज़ा आया ही नहीं, स्टिकर लगा ही नहीं, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ओके। आने वाले टाइम पे कोई तारीख आएगी जिसमें डिपेंडेंट का भी जो है ई-वीज़ा आया करेगा, लेकिन अब के दौर पे सारा वही ओल्ड सिस्टम है डिपेंडेंट के लिए। दूसरी बात करते हैं जी विज़िटर वीज़ा की, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा। उनका जो है 6 मंथ का वीज़ा होता है उनका, तो उनका स्टिकर के तौर पे ही रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम में सरकार टूरिस्ट वीज़ा को भी ई-वीज़े में कर दे, तो जो टूरिस्ट वीज़ा का है उसका स्टैंप लग के ही आएगा। और स्किल्ड वर्कर वीज़े में भी यही सेम स्टूडेंट वाला रूल अप्लाई होगा कि जो मेन एप्लीकेंट होगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, तो उसका भी मेन एप्लीकेंट का तो ई वीज़ा आएगा, लेकिन जो डिपेंडेंट होगा उनके साथ में होगा उसका ई वीज़ा नहीं आएगा, उसका स्टैंप लग के ही आएगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें जो हैं जुलाई 2025 से लागू हुई हैं। देखिए, आपको कोई भी यूके से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, भी अपडेट जो होती है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी
डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और आने वाली वीडियो के लिए कोई भी इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियो जो मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन।